Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Bisma Mirza, and today we are having her own way with Sadia Beg. Sadia is the Senior Learning and Program Manager at Corporate Consulting DNA. She has lived in Islamabad from 2015 to 2020 to 2022, and she's currently residing in Denmark. Sadia is a certified emotional intelligence coach and leadership development expert. She has over 88 years of diverse working experience, 8+ years of diverse working experience. Her expertise revolves around leadership development, emotional intelligence, employee engagement, coaching, and project management. Throughout her career, she has worked on numerous voluntary work projects, especially related to children education. And currently, she is joining us from Denmark. Assalamu alaikum, Sadia. कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम बिस्मा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ग्रेट एज वेल। क्या चल रहा है सादिया अभी? अभी काम चल रहा है। जैसे आपने बताया कि कॉर्पोरेट डीएनए कंसल्टिंग एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ मैं काम कर रही हूँ एज ए लर्निंग एंड प्रोग्राम मैनेजर। और यहाँ मैं कोपेनहेगन में होती हूँ, और हमारे जो क्लाइंट हैं जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ वो हॉलैंड में होते हैं। तो मेरा जो है वो काम क्लाइंट के साथ है। हम उनके लिए एक लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उसको डेवलप कर रहे हैं और फैसिलिटेट कर रहे हैं। और उसमें जो सारे बिट्स एंड पीसेस हैं उनको इकट्ठा रखना, उनकी ये मेक श्योर करना कि जब हमारे फैसिलिटेटर्स वहाँ वर्कशॉप्स कंडक्ट कर रहे हों तो उनके पास वो सारी चीज़ें हों जिसकी उनको ज़रूरत है। तो उसमें क्लाइंट कम्युनिकेशन आ जाती है, फिर डिज़ाइनिंग में भी सपोर्ट होती है, और लॉजिस्टिक्स और बहुत सी और छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर शामिल हैं। तो अभी मैं इस कंपनी के साथ फरवरी से काम कर रही हूँ। और उससे पहले जैसे आपने कहा मैं पाकिस्तान में थी। तो फिलहाल यही चल रहा है। अच्छा, तो पाकिस्तान में थी। आई थिंक आपने अभी अब रिसेंटली आप गई हैं डेनमार्क वापस, राइट? 2023 में, 2022 तक आप पाकिस्तान में थी। तो क्यों क्यों क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? व्हाट मेड यू शिफ्ट देयर? एक्चुअली हम बेसिकली बहुत, अगर मैं बिल्कुल पीछे से स्टार्ट करूं तो आई मूव टू डेनमार्क इन 1998 एक्चुअली। तो तब से लेकर 2015 तक हम यहीं पर थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड यहाँ हैं, डेनिश सिटीजन थे, हैं। और अब मैं भी डेनिश सिटीजन हूँ। इनिशियली जो है वो मैं पाकिस्तान से आई थी यहाँ पर, और फिर 2015 में मेरे हस्बैंड को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, एक अच्छी आईटी कंपनी में। बहुत चैलेंजिंग जॉब थी, और तब हमने सोचा कि हमें पाकिस्तान जाना चाहिए। और बच्चे भी, हम लोग सब कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाह रहे थे, और एक नया लर्निंग एस्पेक्ट लेके हम एक्चुअली पाकिस्तान आए थे। तो लास्ट ईयर 2022 में हमें वापस आना पड़ा। उसके लिए जो प्योरली रीजन है वो हमारे कुछ फैमिली के चीजें थी जिनकी वजह से हमें आना पड़ा। तो इसमें और एज सच कोई वो मसला नहीं था। हम वहाँ बिल्कुल वेल सेटल्ड थे इस्लामाबाद में, बहुत अच्छा हमारा टाइम गुजरा। तो इट वाज प्योरली कुछ फैमिली की चीजें थी जिनकी वजह से हम वापस आए। ओके ओके ओके। एक्चुअली मैंने जब आपका पढ़ा इंट्रोडक्शन तो आप में ये लिखा था, तो आई गॉट वेरी एक्साइटेड कि आप इस्लामाबाद बेस्ड हैं। तो क्योंकि हम भी इस्लामाबाद बेस्ड हैं, सो आई थॉट कि वी वुड डेफिनेटली मीट, बट then I came to know that you have moved to Denmark. सादिया, कंसल्टेंसी जो है, हम तो समझते हैं कंसल्टेंट्स जो होते हैं वो काफी, जब बंदा बूढ़ी एक मतलब अपनी सेकंड इनिंग्स में होता है, जो बहुत ज्यादा जो है वो एक्सपीरियंस गेन कर लेता है, एंड पीपल लुक वेरी ओल्ड, बट माशाल्लाह यू आर वेरी यंग एंड यू स्टार्टेड योर कंसल्टेंसी। कैसा एक्सपीरियंस था कंसल्टेंसी का? अच्छा था, बहुत अच्छा, बहुत लर्निंग थी मेरे लिए। क्योंकि एक्चुअली हुआ इस तरह कि जब मैंने अपना मास्टर जो है वो 2016 में फिनिश किया था, और उसके बाद उस टाइम पे हम पाकिस्तान में थे, एंड आई जस्ट केम बैक टू गिव माय लास्ट एग्जाम, एंड देन आई गॉट माय डिग्री। तो एट दैट टाइम, क्योंकि मेरा फील्ड जो है वो लर्निंग एंड डेवलपमेंट में है, तो मुझे थोड़ा सा, जब मैंने मार्केट रिसर्च किया तो मुझे यही फील हुआ कि जॉब्स की अपॉर्चुनिटी इतनी ज्यादा नहीं है लर्निंग एंड डेवलपमेंट के अंदर।
तो इट मेड सेंस टू मी कि मैं अपना छोटा सा कंसल्टेंट बिजनेस स्टार्ट करूं जिसमें मैं उस तरीके से काम करूं जिस तरह मैं करना चाहती हूं, क्योंकि coming from Denmark we do have a very specific kind of perspective on things, और यहाँ पर लीडरशिप को समझने का, उसको प्रैक्टिस करने का जो तरीका है वो काफी डिफरेंट है। और मैं यही चाह रही थी कि ये यहाँ की जो अच्छी चीजें हैं, जो प्रोडक्टिव चीजें हैं, वो हम पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराएं। तो मेरे हस्बैंड का जो काम था उसमें भी थ्रू आउट उनकी ही कोशिश थी कि वो उन प्रैक्टिसेस को इंट्रोड्यूस कराएं जिनमें ह्यूमैनिटी और प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। और मेरे अपने काम के अंदर भी मेरी यही कोशिश थी कि मैं रादर देन कि वही पुराने तरीकों से हम लीडरशिप को डेवलप करें, कुछ नया इंट्रोड्यूस करवाया जाए। तो इस वजह से आई स्टार्टेड माई कंसल्टेंसी, और इनिशियली काफी मुश्किल था लोगों को कन्विंस करना। जाहिर सी बात है कि एक बिल्कुल नए तरीके से कोई काम करना हो, आपको पता है लोग इनिशियली एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे हम कहते हैं कि एक जब स्टेटस को चल रहा होता है तो उसको चैलेंज करना आसान नहीं होता। तो इनिशियली काफी स्ट्रगल थी, बहुत मुझे मेहनत करनी पड़ी, बट अल्हम्दुलिल्लाह जब हम लास्ट ईयर वापस आए हैं तो मेरा क्लाइंटल जो है वो काफी बढ़ चुका था, और लोगों ने जिनके साथ में मैंने काम किया है अभी तक वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं। और उनके लिए भी बहुत लर्निंग थी और मेरे लिए भी इसमें बहुत लर्निंग थी। सही। सादिया, क्या क्या चेंज, क्या डिफरेंस महसूस किया आपने डेनमार्क में और पाकिस्तान में? क्या चेंज, मतलब क्या डिफरेंस है? क्या डाइवर्सिटी किस तरह की है? आपको क्या मुश्किल पेश आई पाकिस्तान में और डेनमार्क में एडजस्ट होने में? पाकिस्तान में यहाँ से जाकर पाकिस्तान में एडजस्ट होने में कुछ चैलेंजेस डेफिनेटली थे, लेकिन ओवरऑल मुझे ऐसा नहीं लगा कि इट्स इम्पॉसिबल या बहुत ज्यादा मुझे कुछ उसमें एफर्ट करनी पड़ी। डिफरेंसेस डेफिनेटली हैं, क्योंकि वर्क प्लेसेस के अंदर आपको जैसे पता है कि लेडीज की जो है परसेंटेज वो इतनी ज्यादा नहीं होती। ज्यादा मेल डोमिनेटिंग हमारी सारी इंडस्ट्रीज इस वक्त जो हैं वो हैं, और खास तौर से मेरे जो ज्यादातर क्लाइंट्स हैं वो आईटी में काम कर रहे थे। तो उसमें भी आईटी में अब आहिस्ता आहिस्ता करके काफी मैं देखती हूँ, मैं फॉलो करती रहती हूँ लिंक्डइन के ऊपर भी और डिफरेंट जगह पे। तो इट इज गेटिंग मच बेटर, लेकिन उस वक्त 8 साल पहले काफी जो है उसको इक्विटी को या इक्वालिटी को प्रैक्टिस करना वो थोड़ा सा चैलेंजिंग लगता था। और जिन टीम्स के साथ मैं काम कर रही थी वहां पे भी मेरी ही कोशिश होती थी कि एक इक्वल काइंड ऑफ रेशो हो लेडीज एंड जेंट्स का, लेकिन ये बहुत मुश्किल था। और अगेन मैं फिर से अपने हस्बैंड का जिक्र करूंगी यहाँ पे कि उन्होंने भी बहुत ज्यादा इंटेंशनली इस चीज को एड्रेस किया जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो काम कर रहे थे, कि हमें एक बैलेंस जो है ना जेंडर का वो रखना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि जाहिर है हर कोई अपना डिफरेंट पर्सपेक्टिव लेकर काम पे आता है, और जितने ज्यादा डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हो, जितनी ज्यादा वैरायटी हो, उतना ही आप नई तरीके से चीजों को कर सकते हैं और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि थोड़ा आप कह सकते हैं एनवायरनमेंट डिफरेंट है, थोड़े रिवाज और सब चीजें यहाँ फर्क हैं, तो इन चीजों को प्रैक्टिस करना रिलेटिवली इजी होता है। और आप हर वर्किंग प्लेस के ऊपर आप देख सकते हैं कि एक इक्वल रेशो आपको जेंडर्स की नजर आती है, जबकि पाकिस्तान में अभी हम उस तरफ जा रहे हैं। वी आर स्टिल गोइंग टूवर्ड्स दैट गोल एंड वी आर स्टिल इन प्रोग्रेस, बट अभी हम वहां पर नहीं पहुंचे जहां पे हम कह सकें कि वी हैव अचीव्ड द गोल। ओके, ओके। सादिया, तो थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। हु इज सादिया? How she started her journey? You lived in Pakistan, you moved to Denmark, then you came back, and then you're back in Denmark. So what was the journey like? What was your childhood like? So basically, in short, who is Sadia? So please do tell us about that. जी, देखें, आई वॉज बोर्न एंड रेज इन लाहौर,
तो मेरा सारा बचपन वहीं पे गुजरा। और मेरे फादर जो हैं वो एक रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, और हम जिस घर में मेरी शादी हुई वहीं पे मैं पैदा हुई थी, वहीं पे मेरा सारा बचपन गुजरा। और हमारा चाइल्डहुड बहुत सिंपल था 80s में। कोई आपको पता है, और जिस तरह की प्रोग्रेस 2000 के बाद हुई है टेक्नोलॉजी के हवाले से, उस तरह जी, तो उस वक्त तो हमारा बहुत सिंपल सा चाइल्डहुड था। बहुत अच्छी फॉन्ड मेमोरीज हैं। मैंने एक जो हमारे कॉलोनी के अंदर स्कूल था, वहां से मैंने मैट्रिक किया, फिर वहीं पे कॉलेज था, वहां से मैंने अपना एफएससी किया। एफएससी कंप्लीट करने के साथ ही मेरी शादी हो गई, तो आई वाज क्वाइट यंग। तो फिर जब मैं डेनमार्क आई तो बिकॉज मेरी स्टडीज कंप्लीट नहीं हुई थी, तो आई कंटिन्यूड स्टडिंग। और यहाँ पर आने के बाद 98 में यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिवाज नहीं था इंग्लिश इस्तेमाल करने का। तो जो भी आपने कम्युनिकेशन करनी होती थी वो आपको डेनिश में ही करनी होती थी। तो मेरा सबसे पहला जो जर्नी स्टार्ट हुआ वो डेनिश लैंग्वेज को सीखने से हुआ। तो 2 साल तकरीबन मैंने लैंग्वेज स्कूल में लैंग्वेज सीखी, एंड देन उसके बाद मैंने यहाँ का कॉलेज एजुकेशन जो है वो स्टार्ट किया, क्योंकि यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए मुझे कॉलेज की यहाँ की डिग्री चाहिए थी, वो मेरी पाकिस्तान की डिग्री को अप्रूव नहीं कर रहे थे। तो 3 साल कॉलेज के हुए, फिर उसके बाद 3 साल मैंने बैचलर्स किया, मैं बीएससी साइकोलॉजी एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके बाद 2 साल मास्टर्स, जो 2016 में मेरा आप कह सकते हैं कि जर्नी कंप्लीट हुआ। इन द मीन टाइम आई हैड 3 किड्स, और उसमें भी मुझे मतलब ब्रेक्स लेनी पड़ती रही, या ब्रेक्स के साथ मैंने अपना जो है वो शुरू किया। और यहाँ पर ये आप कह सकते हैं कि एक कस्टमरी है, एक रिवाज है कि आप जब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं तो आपको काम भी साथ करना जरूरी होता है, यानी प्रैक्टिकल नॉलेज एक्वायर करना वो बहुत जरूरी है। तो इट्स नॉट इनफ कि आप यूनिवर्सिटी में पढ़ के जब आप निकलें तो आपको फॉरेन जॉब मिल जाए, ऐसे नहीं होता। अगर आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है तो आपकी यूनिवर्सिटी की जो डिग्री है उसकी कोई बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं होती। तो आई वॉज वर्किंग, there was a time when I was actually working part time, I was studying। फिर आपको पता है यहाँ पर घर का भी सारा कुछ खुद ही मैनेज करना होता है, कोई हेल्प नहीं होती। जैसे पाकिस्तान में तो काफी अच्छी हेल्प मिल जाती है लकीली। तो वो सारी चीजें आई वाज जगलिंग, एंड ऑफ कोर्स आई हैड हेल्प बहुत घर से ही मिल रही थी। मेरे हस्बैंड ने बहुत ज्यादा मुझे हमेशा सपोर्ट किया, और प्रैक्टिकली चीज़ों में भी हमेशा उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है। फिर मेरी मदर इन लॉ जो हैं उन्होंने बहुत हेल्प की और सपोर्ट किया, तो मैं अपना ये जर्नी जो है उसको कंप्लीट कर सकी। सही सही। और सादिया को खुद क्या चीजें पसंद है? सादिया का क्या एम्बिशन है, क्या पैशंस हैं? देखिए, मेरा जो सबसे बड़ा पैशन है वो ह्यूमन डेवलपमेंट है, इन एनी फॉर्म। तो वो चाहे लीडरशिप डेवलपमेंट हो, चाहे वो कोचिंग हो, चाहे वो यंगस्टर्स के साथ उनकी काउंसलिंग करना हो, कोई भी ऐसा काम जहां पे मुझे ये फील हो कि आई मेड अ डिफरेंस फॉर समवन, आई मेड समवन लुक थिंग्स डिफरेंटली, उनको मैं एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दे सकी, तो वो चीज मेरा पैशन हमेशा से है और अभी भी है। और दूसरा ये है कि मुझे ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइजिंग जो है वो मेरा मेरा एक बहुत आप कह सकते हैं स्किल है। चीजों को ऑर्गेनाइज करना, और उसमें फिर जब प्रोजेक्ट्स को ऑर्गेनाइज करने की बात आती है तो ये चीज मेरे लिए काफी मेरे काम आई है। और लीडरशिप डेवलपमेंट के हवाले से भी मैं ये मेरा अपना ये जाती पर्सपेक्टिव यही है कि लीडरशिप जो है वो सिर्फ जो एक ऑर्गेनाइजेशन की टॉप लेयर है उनके लिए नहीं होती। लीडरशिप इज फॉर एवरीवन, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप किसी टीम में जूनियर एज अ जूनियर काम कर रहे हैं, चाहे आप हाउस वाइफ हैं। तो लीडरशिप स्किल्स जो हैं दे आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू any top layer of the organizational context. I think leadership qualities
पे काम करना, उनको पॉलिश करना हर एक के लिए होना चाहिए. इट शुड बी अवेलेबल टू एवरीवन. सो एज अ हाउस वाइफ भी आपको देखें पूरा एक घर लीड करना होता है, आपको अपने बच्चों को लीड करना होता है, आपको अपनी जिंदगी को लीड करना होता है. तो ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि वो सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड है कि जो लीडर्स हैं, जो प्रैक्टिकली लीड कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को, सिर्फ उनके लिए नहीं है बल्कि हर एक के लिए. तो मेरा इवेंचुअली विजन जिसको कह सकते हैं वो ये है कि मैं लीडरशिप स्किल्स को अवेलेबल करूं हर एक के लिए, anyone and everyone who wants to grow basically. ग्रेट ग्रेट. सादिया, आपने बात की थी कि कल्चर दोनों साइड पे, जब आपने बात की कि आपने अपनी कंसल्टेंसी स्टार्ट की तो पाकिस्तान में आपको क्या चैलेंजेस थे, एंड व्हेन यू वेंट टू डेनमार्क तो क्या चैलेंजेस आपको मिले. आपने लैंग्वेज का बताया, बट देन यू डिड नॉट हैव एनी सपोर्ट, सो दी एंड उसके बाद भी यू वेंट ऑन डूइंग इट. सो व्हाट केप्ट यू यू नो गोइंग, व्हाट केप्ट यू मोटिवेटेड? देखिए पर्सनली मैं बहुत आप कह सकते हैं कि हार्ड वर्किंग हूँ, और मुझे जो चीज one thing that keeps me going is to perform my best. तो चाहे मैं स्टडीज कर रही थी, आई वॉज टॉप परफॉर्मर बोथ इन माई स्कूल एंड इन माई यूनिवर्सिटी. और जब मैंने काम शुरू किया तो तब भी आई ऑलवेज ट्राई टू गिव माई बेस्ट. तो मेरे लिए जो चीज जो सबसे बड़ी मोटिवेशन है वो मेरी अपनी, आप कह सकते हैं कि माई ओन एबिलिटी टू चैलेंज माई सेल्फ बेसिकली, कि मैं हमेशा सबसे जो बेहतरीन कर सकती हूँ, अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकती हूँ, वो मैं करूँ. दैट इज आई जस्ट, मेरी अपनी लर्निंग उसमें जो है उसको मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ कि मैं क्या सीख रही हूँ, मैंने क्या लर्न किया है, और उसको लेके मैं आगे कैसे बढ़ सकती हूँ. तो बहुत सारे लोग हैं who are afraid of making mistakes for example, and I feel के making mistakes actually they are our best leaders. our own mistakes जिनको हम करते हैं उनसे हम सीखते हैं और फिर हम आगे मूव ऑन करते हैं. that is basically जो सबसे अच्छा हमारी लर्निंग का प्रोसेस है वो वहां से आता है. repeating mistakes is not okay but making a mistake is absolutely, it should not be punished. जैसे हमारे जहन में मिस्टेक के साथ पनिशमेंट का फौरन से एक तस्वर आता है, तो उसको भी मैंने थ्रू आउट अपने काम में चेंज करने की कोशिश की है कि मेकिंग मिस्टेक इज ओके बट रिपीटिंग मिस्टेक जो है वो उससे हमें थोड़ा सा बच के रहना चाहिए. Okay, Sadia, when we make mistakes, so how to come out of that burden, or like you said, guilt, because the impact of the mistake. How do you think? What do you think? How people should overcome that guilt, that fear, that you have made a mistake and you're not a failure, it's just a mistake. देखें ये बहुत ही पेनफुल क्वेश्चन है आपका, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है स्पेशली पाकिस्तान के अंदर, इट इज बिल्ड अराउंड परफेक्शन. तो अगर जब हम उस एजुकेशन सिस्टम से निकल के बाहर आते हैं तो हमारी पूरी जिंदगी के 10, 15, 20 साल वो ऐसे गुजरे होते हैं कि यू आर नॉट सपोज टू मेक मिस्टेक. अगर आपने मिस्टेक किया तो यू आर अ फेलियर. तो अब उसको एकदम से चेंज करना वो बहुत मुश्किल है. यानी अगर मैं एज अ कंसल्टेंट, एज अ काउंसलर, एज अ कोच किसी को कहूं कि जी आप अपना ये कॉन्सेप्ट चेंज कर लें कि मिस्टेक्स जो हैं वो आपकी दुश्मन नहीं हैं, दे आर एक्चुअली योर फ्रेंड्स, तो ये नहीं होगा. तो उसके लिए हमें एक तो अपने एजुकेशन सिस्टम को सबसे पहले इस प्रेमिस, इस अंडरलाइंग असम्पशन को चेंज करना पड़ेगा कि मिस्टेक्स को अलाउ करें, बच्चों को अपनी मिस्टेक से सीखने दें एंड देन लेट देम ग्रो. और उसके बाद जो लोग उस सिस्टम से गुजर के बाहर आ चुके हैं उनको ग्रेजुअली हमें अगेन कोच करना पड़ेगा. ये ऐसा प्रोसेस नहीं है कि जिसको हम कहें कि ये ओवर द नाइट हम कोई जादू की छड़ी के साथ कर सकते हैं, ऐसे नहीं हो सकता. वी हैव टू go through a process of self-realization, self-awareness, and kind of building again
फ्रॉम स्क्रैच, जिसमें हम अपने अंडरलाइंग बिलीव्स को चेंज करें कि मेकिंग अ मिस्टेक डज नॉट मीन फेलियर। सो ये, और आई हैव डिलिबरेटली वर्कड विद दिस जब मैं पाकिस्तान में थी, जिन भी टीम्स के साथ या इंडिविजुअल कोचेस के साथ, इंडिविजुअल लीडर्स या इंडिविजुअल्स के साथ मैं काम कर रही थी, वहां पर मेरी यही कोशिश होती थी। आई एक्चुअली वर्कड अ लॉट विद यंगस्टर्स, स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी के बच्चों तक, लोगों तक मैंने काम किया है, और वहां पर मेरा यही कोशिश होती थी इस परसेप्शन को चेंज किया जाए कि मेकिंग मिस्टेक्स इज अ फेलियर। Okay. And like, but you know, if people are watching you, especially females, so despite that we are wired that way, how do we actually try to overcome that? It's okay, it's a mistake, let's move on, or let's not dwell into it further. Any tips on that? जी देखिए, उसमें सबसे जो मेरे ख्याल से पहली चीज है वो यही करने वाली है कि आप मिस्टेक के ऊपर फोकस करने के बजाय लर्निंग के ऊपर फोकस करें, कि जब ये चीज ऐसे हुई, ये चीज गलत हुई, नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन मैंने क्या सीखा, व्हाट डिड आई लर्न, वो कौन सी चीज है जो मैं नेक्स्ट टाइम नहीं करूंगा या करूंगी, इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि मैं दोबारा से ये मिस्टेक को रिपीट ना करूं। तो दैट वुड डेफिनेटली बी द फर्स्ट स्टेप। Sadia, you are a senior learning and program manager, and आपकी डिग्री साइकोलॉजी में है, बिजनेस साइकोलॉजी, आई कैन अंडरस्टैंड, इट्स लाइक दैट, जी, एमएससी जिसको कह बिजनेस सकते साइकोलॉजी। जी जी। तो लर्निंग तो एचआर का एक ब्रांच होती है, राइट, लर्निंग एंड डेवलपमेंट। सो ये कैसे कॉम्बिनेशन बना, जरा उसको बताएं। देखिए, बेसिकली जो लर्निंग एंड डेवलपमेंट है वो सपोर्ट करती है एचआर एक्टिविटीज को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो एचआर के आप कह सकते हैं दो डिफरेंट फैसेट्स होते हैं, या इनके दो डिफरेंट साइड होते हैं, और उसमें एक जो है वो तो बहुत टेक्निकल एचआर रिलेटेड होता है, जिसमें आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट्स बनाना, हायरिंग करना, रिक्रूटमेंट और इस तरह की चीजें। उसका जो दूसरा साइड है वो है जैसे टैलेंट एंड कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट है, या लीडरशिप डेवलपमेंट है, या एम्प्लॉय इंगेजमेंट है। ये सारी, ये वाला जो पार्ट है एचआर का, वो उसमें फिर लर्निंग एंड डेवलपमेंट जो है वो रेलेवेंट होती है। और इनिशियली एचआर जो है वो बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप ऑफ जॉब थी, अगर कुछ साल पहले तक देखा जाए, मेरे ख्याल से पाकिस्तान में स्पेशली 10-15 साल पहले, इट वाज वेरी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब। तो अब आहिस्ता आहिस्ता ट्रेंड चेंज हो रहा है। यहाँ आप वेस्ट में तो कह सकते हैं कि ये चेंज हो चुका है, और पाकिस्तान में भी मुझे ऐसा लगता है कि ये चेंज अब आ रहा है, और इस चीज को एक्नॉलेज किया जा रहा है कि एचआर का सोल पर्पस जो है वो हायरिंग और फायरिंग नहीं है, लेकिन उससे अलावा डेवलपमेंटल एस्पेक्ट जो है उसमें भी एचआर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। How has psychology helped you when in learning and development field, in your field? वेल दैट इट हेल्प मी अ लॉट। ये तो बहुत क्योंकि ये जो जो चीजें हम ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं वो दे आर ऑल रिलेटेड टू लर्निंग एंड डेवलपमेंट बेसिकली। तो उसमें सारे जो आप कह सकते हैं साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस, कॉग्निटिव प्रोसेसेस जो होते हैं कि जब आप डेवलपमेंटल स्टेजेस, एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जाते हैं, तो आपको किन चीजों के ऊपर फोकस करना होता है। और देर आर सो मेनी डिफरेंट एस्पेक्ट्स जहां पर साइकोलॉजी जो है वो लर्निंग एंड डेवलपमेंट बेसिकली इट, वो एक साइकोलॉजी का फील्ड है पूरा, लर्निंग एंड डेवलपमेंट जो है। ओके ओके ओके। ये सादिया, थोड़ा बताएं, आप एक सर्टिफाइड कोच भी हैं इमोशनल इंटेलिजेंस को लेके, एंड यू पहले तो थोड़ा बताइए व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी, क्या होती है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, एंड देन टेल अस अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस एंड योर सर्टिफिकेशन इन दैट, एंड how is consultancy different from training and coaching, so please do share that. जी, देखिए, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी जो है वो बहुत ज्यादा इट इज बिल्ड अराउंड ऑर्गेनाइजेशंस बेसिकली, कि आप जब एक वर्क प्लेस में होते हैं तो आपको आप देखिए, एज ह्यूमंस हम वी आर नॉट लिविंग इन अ बबल, ठीक है। अगर हम वी आर
जिसको हम कहते हैं हमारी हर्ड मेंटेलिटी होती है, हम ग्रुप्स में सरवाइव करते हैं, हम अकेले नहीं रह सकते। कोई भी इंसान हो, आप देखेंगे कि जो उनकी बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड होती है, उनके बाद उनकी सोशलाइजिंग की जो नीड होती है, वो हमारे एक नेचुरल सी चीज है जो नेचुरली अल्लाह ताला ने हमारे अंदर डाली हुई है। तो हम बबल में नहीं रहते, चाहे हम घर में हैं या हम ऑर्गेनाइजेशन में हैं, वी हैव टू इंटरेक्ट विद अदर पीपल। और उसके लिए हमें जो हमारी इंटरेक्शंस हैं उसमें हमें उस पे डिपेंड करता है कि हम कितने प्रोडक्टिव हैं। बेसिकली हमारे रिलेशनशिप को हम कैसे मैनेज करते हैं, कोलिगियल रिलेशनशिप्स को कैसे मैनेज करते हैं, वो बहुत क्लोजली रिलेटेड है कि हम स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं। फॉर एग्जांपल, स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जो हमारे रिलेशनशिप्स को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है और नेगेटिवली अफेक्ट करता है अगर हम उसको केटर नहीं कर सकते, अगर हम उसको मैनेज नहीं कर सकते। तो जो ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी है वो बहुत ज्यादा रिलेटेड है इस चीज से कि हम ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो एक नेटवर्क होता है, एक पूरा जाल बिछा हुआ होता है रिलेशनशिप्स का, इंटरेक्शंस का, उसको हम कैसे मैनेज करते हैं। और उस उसके साथ रिलेटेड आता है फिर कि हम स्ट्रेटेजी को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बेस्ट तरीके से उन रिलेशनशिप्स को इस्तेमाल करते हुए। तो दैट इज हाउ ऑर्गेनाइजेशन एंड साइकोलॉजी दे आर इंटर रिलेटेड। फिर इमोशनल इंटेलिजेंस बेसिकली जो जिसको आप कह सकते हैं कि वो मेरा पैशन है, और मैं बहुत आई फील कि ये भी एक ऐसी चीज है जिसकी हमें हमेशा जरूरत होती है। इमोशनल इंटेलिजेंस जो है, इट इज आवर एबिलिटी टू मैनेज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आवर ओन इमोशंस एंड देन इमोशंस ऑफ पीपल अराउंड अस। तो इमोशंस का हमारी लाइफ में कितना बड़ा रोल है, इसका हमें बहुत ज्यादा अंदाजा नहीं होता अनटिल कि जब हम इमोशंस को मैनेज करना शुरू करें, तब हमें पता लगता है कि इमोशंस का कितना बड़ा रोल है। तो यूजुअली ऐसे होता है कि हमारे एवरीडे लाइफ के अंदर, हमारे एवरीडे इंटरेक्शंस के अंदर हमारे इमोशंस हमें कंट्रोल कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं तो हम खुद अपने इमोशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं, रादर देन लेटिंग द इमोशंस कंट्रोल अस। ओके ओके, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इमोशनली इंटेलिजेंट हम हो जाते हैं, वो हम कब होते हैं? वो कैसे टाइम होता है? देखिए, ये बहुत मुश्किल काम है। एक इट्स अ हार्ड प्रैक्टिस, इट्स अ कंटिन्यूस प्रैक्टिस। ये अगेन मैं वही कहूंगी कि हम हार्ड वायर्ड होते हैं। बचपन से जो चीजें हमने सीखी होती हैं, हमारी जो हैबिट्स होती हैं, उनको हम ओवरनाइट चेंज नहीं कर सकते। उसको चेंज करने के लिए हमें बहुत डिलिब्रेट एफर्ट और एक कॉन्शियसनेस के साथ हमें उसके अंदर एफर्ट डालनी पड़ती है, ताकि हम अपनी जो इस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिसेस हैं उनको चेंज करके नई प्रैक्टिसेस को अपने अंदर इंट्रोड्यूस कराएं, ताकि हमारी अपनी प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो। तो बेसिकली कुछ लोग जो हैं वो पैदाइशी या नेचुरली इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं, और कुछ लोग जो हैं उनको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन आपने आईक्यू और ईक्यू के बारे में सुना होगा। तो आईक्यू जो है वो मोर और लेस फिक्स्ड होती है। जो जितना आपका किसी भी आईक्यू के आप कह सकते हैं पार्ट ऑफ आईक्यू जिस तरह आपका है, उसमें आप उसको मेहनत करके रिपीटेशन के साथ उसको पॉलिश जरूर कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक्सपोनेंशियल इंक्रीज बहुत मुश्किल होती है। लेकिन जो EQ है, जो इमोशनल क्वोशंट है, वो रिसर्च हैज शोन एक्चुअली कि उसको आप उस पे अगर आप काम करें, उसको आप कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट उसके अंदर आप लेके आए, तो आपकी वो जो डेवलपमेंट है वो एक एक्सपोनेंशियल काइंड ऑफ डेवलपमेंट होती है, जिसमें आप खुद भी बहुत आपको खुद को वाजे फर्क फील होता है, और जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं उनको भी एक वाजे फर्क आपके अंदर फील होता Okay, so is it a continuous journey? मतलब कि ऐसा नहीं होता कि आपने एक टाइम पे अचीव कर लिया फिर उसके बाद ना आप लाइफ स्मूथ रहेगी, या इसमें अप्स एंड डाउन्स रहते हैं?
नहीं, देखिए, ये इट्स नॉट अ लीनियर जर्नी, इट्स नॉट अ स्मूथ जर्नी, इसमें अप्स एंड डाउन्स बिल्कुल रहते हैं। बहुत दफा ऐसे भी होता है, जैसे अगर मैंने किसी के साथ कोचिंग का प्रोसेस में स्टार्ट किया है, तो हमेशा मैं ये चीज लोगों को पहले क्लैरिफाई करती हूँ कि इस प्रोसेस में आपको बहुत दफा ऐसे लगेगा कि आप एक कदम आगे गए हैं और दो कदम पीछे आ गए हैं। हाँ, एंड इट्स अ नेचुरल थिंग, ये होता है, ये सबके साथ होता है, इससे डरना नहीं है, इससे घबराना नहीं है। यू जस्ट नीड टू बी कंसिस्टेंट। ओके, ठीक है, तो इसमें बिल्कुल आपकी बात सही है। ऐसे ही होता है कि कभी कभी हम अपने आप को बहुत एफर्ट के साथ चेंज करते हैं, अपनी हैबिट्स को चेंज करते हैं, लेकिन फिर कुछ ऐसा हो जाता है आपकी जो एनवायरनमेंट के अंदर, कोई ऐसी चीज जो आपके कंट्रोल में नहीं थी वो हो जाती है, और फिर आप वापस अपने पैटर्न्स, जो पुराने पैटर्न्स हैं उनके अंदर आप क्योंकि कंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं, तो आप उनमें वापस जाने की टेंडेंसी हो सकती है। तो इस वजह से फिर जब ये रियलाइजेशन होती है कि ओहो, मैंने वही चीज दोबारा से अब एक्सपीरियंस की है, या मैं उसी पैटर्न में वापस जा रहा हूँ या जा रही हूँ, काफी लोग इससे डिस्करेज हो जाते हैं। लेकिन होना नहीं चाहिए, क्योंकि इस कॉन्टेक्स्ट में हम हमेशा यही कहते हैं कि a little goes a long way। अगर आप थोड़ा सा भी अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसमें आप डेवलपमेंट फील करते हैं, तो आपको उस चीज से डिस्करेज नहीं होना चाहिए, उस थोड़े को बहुत समझें। okay, okay. Because I remember when I was young, तो इतना फील नहीं होता था, बट ये जरूर था कि कोई जोर से बात कर दे या जोर से बोल दे तो रोना आ जाता था। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फिर आई यू नो आई अंडरस्टूड हु आई एम, आई रेगुलेटेड माय सेल्फ अवेयरनेस, आई अपने इमोशंस को समझा, रेगुलेट किया, एंड देन मतलब जॉब में भी सब चीजें हुई। बट ये आपने कहा ना कहीं पैटर्न्स निकल के इमर्ज हो जाते हैं, और फिर और लोग जानते हैं कि सबके साथ ये मसले होते हैं, बट देन दे पिक ऑन यू ऑन दैट, क्योंकि उनको एक एक ऑब्वियस चीज ऑब्जर्वेबल मिल जाती है। एंड देन काफी मेहनत करने के बाद आई गॉट मैरिड, फिर जब आई शिफ्टेड टू अनदर, मूव टू अनदर सिटी, तो उसके चैलेंजेस थे, एडजस्टमेंट चैलेंजेस थे। और अब वो होता ही था कि वो जो चीज ऑटोमेट हो जाती है ना आपके माइंड में, वो ऊपर के सामने आती है। तो मैंने यही सोचा कि यार अभी मैं बल्कि चंद दिन पहले आई वाज इवन वंडरिंग आई हु एम आई भाई, आई मीन वो एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में बंदा पड़ जाता है कि ये हुआ क्या मेरे साथ। सही है, हम्म। because you know people maybe you are working on regulating your emotions, but people are not working on that। वो ये कहते हैं कि आपने ऐसा रिएक्ट किया। और जैसे अक्सर मैं और मेरे हस्बैंड बात करते हैं, तो मैं कहती हूँ भाई आप मजबूर कर देंगे ऐसे बात करने में, ऐसे रिएक्ट करने में, आप वही पिंच करते हो उन्हीं चीजों के ऊपर। तो ऐसे ही हमारी बैटल चल रही होती है। मैं कभी ना कभी सोचती हूँ कि यार वे टू ड्रॉ दैट यू नो वे टू गेट द पावर बैक, कि आप अपने इमोशंस को खुद ही रेगुलेट कर रहे हो, कोई और ना कर रहा हो। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं। और इसमें ये बहुत चैलेंजिंग होता है। अब जैसे अगर कोई किसी को मैं किसी के साथ इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम कर रही हूँ, और वो पर्सन जो है उन वो एक डेवलपमेंटल प्रोसेस से गुजर रहे हैं, ठीक है, हम्म, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको नहीं पता। वो हम्म, दे डोंट हैव द सेम काइंड ऑफ नॉलेज, और दे आर नॉट इन्वॉल्व इन द प्रैक्टिस एज दिस पर्सन इज इन्वॉल्व। तो उसमें वो चीजें हैं जो जिसको आप कह सकते हैं कि जो आपको खींच के वापस आपके हम्म, ओल्ड पैटर्न्स में लेकर आपको लाने की कोशिश करते हैं जरूर। लेकिन फिर उसमें आपकी अपनी एफर्ट या आपकी अपनी कंसिस्टेंसी वो बहुत मैटर करती है। आपका अपना पैशन जो है टू चेंज योरसेल्फ, वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यही चीज समझनी जरूरी है कि आपकी अपनी डेवलपमेंट वो आपके अपने फायदे के लिए है। जब हम देखिए, इमोशनली इंटेलिजेंट होने का सबसे बड़ा जो मुझे फायदा लगता है वो ये है कि हम अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करना सीख लेते हैं बेसिकली। तो स्ट्रेस की परसेप्शन, स्ट्रेस का जो अफेक्ट हमारे ऊपर है, उसको हम बेहतर तरीके से समझते हैं। कौन सी चीजें हैं जो मुझे ट्रिगर करती हैं, कौन सी चीजें हैं जो मेरे लिए स्ट्रेस क्रिएट करती हैं, उनमें से कितना पोर्शन मेरा अपना है, हाउ मच स्ट्रेस एम आई क्रिएटिंग फॉर माई सेल्फ एक्चुअली। उस चीज को हम समझना शुरू करते हैं, और रियलाइजेशन जब होती है तो चेंज वहीं से स्टार्ट हो जाता है। अवेयरनेस एंड रियलाइजेशन आर रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप रियलाइज करना शुरू करते हैं चीजों को, तो एक्चुअली वहीं से आपको लगता है कि ओके, दिस इज समथिंग आई नीड टू वर्क विद, दिस इज समथिंग आई नीड टू चेंज, बिकॉज इट्स नॉट हेल्पिंग मी, इट्स नॉट सर्विंग मी एनी गुड पर्पस,
it's creating unnecessary stress, tension, fatigue for me, so I need to move away from there, whatever that might be. तो इसलिए इस गोल को जहन में रखते हुए कि I need to make sure not to end up in stress in different situations, that can be a motivation जो आपको that can keep you getting back to Okay. your new practices or new routines. That's great. That's great. Sadia, आपने बात की थी difference of working culture in Pakistan and in Denmark. कहीं भी आप जाते हैं नॉट डेनमार्क तो आपको नजर डिफरेंस लगेगा. आप मुझे कुछ बताएं, कुछ पॉजिटिव्स और कुछ एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट जो आपको फील हुए बोथ द साइड्स. देखें, जो एक बड़ा कल्चरल डिफरेंस आप कह सकते हैं यूरोपियन कंट्रीज में और हमारे एशियन कंट्रीज में है, वो है एक तो कम्युनिकेशन का है. अच्छा. जिसमें ये कि यहाँ पर कम्युनिकेशन बहुत डायरेक्ट होती है और आप जो काम कर सकते हैं वो भी आप ऑनेस्टली और ओपनली कहते हैं कि यस आई कैन डू दिस, और जो काम आप नहीं कर सकते वो भी आप ओपनली कह देते हैं कि नहीं, ये मेरी एक्सपर्टीज में नहीं आता या इसकी मुझे प्रैक्टिस नहीं है, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, तो इसलिए ये मैं नहीं कर सकता. जबकि मेरा एक्सपीरियंस कुछ ऐसा रहा पाकिस्तान में जब मैंने काम किया कि पीपल, उनको लगता है कि अगर हमने कहा कि नहीं ये हम नहीं कर सकते तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ डिफीट और अ फेलियर, और ये चीज बुरी समझी जाती है. और इसकी वजह से लोग खुद भी काफी नुकसान उठाते हैं और दूसरों को भी काफी ज्यादा कोफ्त से गुजरना पड़ता है बेसिकली. तो एक क्लैरिटी जो है कम्युनिकेशन की ट्रांसपेरेंसी जो है, वो मेरे ख्याल से एक काफी बड़ा डिफरेंस है यहाँ पर और वहां पर पाकिस्तान के अंदर, जिसको मैं समझती हूँ कि एड्रेस करना बहुत जरूरी है. और अगेन, मैं जिस कॉन्टेक्स्ट में भी मैंने जहां पे भी काम किया, इस चीज को मैंने हमेशा बहुत प्रमोट किया पाकिस्तान के अंदर के जो भी बात है आप बिल्कुल कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट होके करें. कम्युनिकेशन को क्लियर, कम्युनिकेशन इफेक्टिव होती ही तब है जब वो ट्रांसपेरेंट हो. तो एक तो ये डेफिनेटली एक एस्पेक्ट है. दूसरी चीज जो यहाँ पर जिसको मैं समझती हूँ कि चैलेंजिंग है, वो ये है कि जो एक इंडिविजुअलिज्म है वो यहाँ पर काफी ज्यादा है, और जिसको हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान एक बहुत कलेक्टिव सोसाइटी है और फैमिली सिस्टम हमारा थोड़ा डिफरेंट है, और टेकिंग केयर ऑफ ईच अदर वो वहाँ पर वी आर बेटर उसमें. और यहाँ पर थोड़ा सा ये कि बहुत इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर है और लोग जो है वो पहले अपना सोचते हैं और फिर बाद में किसी और का सोचते हैं. तो ये चीज थोड़ी सी मुझे अजीब लगती रही है शुरू से, क्योंकि हम ऑब्वियसली पाकिस्तान में, हम आपको पता है, बड़ी फैमिलीज में ब्रॉटअप हमारा होता है. बहुत सारी जनरेशन्स एक ही छत के नीचे रह रही होती हैं, और उसमें जो एक लर्निंग है वो बिल्कुल डिफरेंट है, जो यहाँ पर काफी ज्यादा मिसिंग है. ओके. ओके. और सादिया, आपने एक दफा बात की थी कि जब आपने काम करना स्टार्ट किया वुमेन रिप्रेजेंटेशन बड़ी कम थी और आप अपनी कंसल्टेंसी कर रही थी, तो वो क्या चैलेंजेस थे आपके लिए, क्या प्रॉब्लम्स आई उसमें आपको? देखिए, एक्चुअली एज अ कंसल्टेंट तो मेरा काम टीम को एड्रेस करना था. तो एज सच डायरेक्टली मुझे मेरे काम में इतना प्रॉब्लम तो नहीं हुआ. ये चीज जरूर थी कि मुझे ऐसा लगा, क्योंकि जो डिसीजन मेकिंग करने में लोग थे वो दे वर ऑलमोस्ट ऑलवेज मैन. तो एज अ वुमेन अपने आप को प्रूव करना या अपना ये चीज कन्वे करना कि आई एम एज गुड एज अ मैन, वो थोड़ा सा चैलेंजिंग था. बीइंग वुमेन एंड रनिंग योर ओन बिजनेस, इट्स नॉट इजी. तो हर जगह पे जाके आपको ये थोड़ा सा फेस करना पड़ता है, अपने आप को प्रूव करना कि
आई एम एज गुड एज एनी अदर मैन, थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। बाकी ये है कि जब टीम्स के साथ काम करने की बात करें तो फिर ये है कि थोड़ा सा मिस करता है इंसान कि अगर यहाँ पर एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो एक टीम के अंदर मेल्स एंड फीमेल्स की, तो फिर ज्यादा डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स उभर के आते हैं। तो अगर मेल डोमिनेटिंग हो तो लेडीज यूजुअली वो चुप करके बैठती हैं, या यानी मेरा काम ऐसा है कि मुझे डिबेट को, डिस्कशन को इनकरेज करना होता है। और अगर एक ऐसी सेटिंग है जहां पर ज्यादा आदमी हैं, कम लेडीज हैं, तो वो प्रेफर करेंगी कि फिर हम कुछ ना कहें तो ज्यादा बेहतर है, या वो थोड़ा शाय हो जाती हैं या थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड फील करती हैं अपने आप को। तो उसमें फिर जो जो पर्सपेक्टिव्स हम लाना चाह रहे होते हैं कि वो सरफेस करें, वो चीजें एड्रेस हों, तो उसमें थोड़ा सा चैलेंज लगता है और लगता रहा है। और उसमें थोड़ा सा कभी कभी फोर्स करना पड़ता था कि नहीं, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर आगे रखें, आप बताएं, आप कहें। जबकि 1-to-1 कोचिंग सेशंस में उन्हीं लोगों को कम्युनिकेट करने में कोई मसला नहीं होता था, लेकिन जब लार्ज ग्रुप वर्कशॉप्स वगैरह की सेटिंग होती थी तो फिर थोड़ा सा वो जरूर हेजिटेट करते थे इनिशियली। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वो देखते हैं कि इट्स ओके, इट्स सेफ टू से वट एवर यू थिंक, अपने थॉट्स को शेयर करना इट्स सेफ, तो फिर वो थोड़ा सा बेहतर हो जाता है। और उसमें फिर मैंने ये देखा कि सब लोगों ने एक्चुअली अप्रिशिएट किया इस चीज को, कि जब लेडीज होती हैं एक ग्रुप के अंदर तो बहुत से वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव सामने आते हैं जो आदमी नहीं सोच रहे होते, तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन थी मेरे लिए भी, कि जो जो उस टीम के मेल्स थे उन्होंने इस चीज को अप्रिशिएट किया कि अगर ये लेडीज इस पॉइंट ऑफ व्यू को इस तरह से प्रेजेंट ना करती तो हम इसके बारे में शायद कभी भी ना सोचते। ओह नाइस, नाइस, दैट्स गुड। आपके लिए क्या है इक्विटी, इक्वालिटी आपके लिए क्या है, पावरमेंट क्या है, हाउ डू यू डिफाइन दैट? देखिए, इक्विटी और इक्वालिटी तो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही बात है कि जो भी एक सोसाइटी में जेंडर्स हैं उनको उस बेस के ऊपर जज नहीं होना चाहिए। जो जज है वो उनकी कॉम्पिटेंसी, उनकी एबिलिटी, उनकी जो भी एक्सपर्टीज हैं वो उनके काम के जज होने चाहिए, रादर देन व्हाट देयर जेंडर इज, राइट। तो इस चीज पे अगर हम रिस्ट्रिक्ट करना शुरू कर देंगे चीजों को, तो फिर हमारी बहुत सारी वर्कफोर्स जो है वो जाया जाएगी, या वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकेगी अगर वो कंफर्टेबल नहीं फील करेंगे किसी एनवायरनमेंट के अंदर जिस तरह की उन्हें करना चाहिए। तो ऑब्वियसली दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए ये कंफर्ट होना बहुत जरूरी है कि इट डज नॉट मैटर कि आपके जेंडर क्या है, व्हाट मैटर्स इज कि आप क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन यू डू, व्हाट कैन यू ब्रिंग टू द टेबल। और आपकी कॉम्पिटेंसी जो है वो इम्पोर्टेंट है। एम्पावरमेंट अगर देखा जाए तो स्पेशली लीडरशिप के पर्सपेक्टिव में एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है, डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव में एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो आप कह सकते हैं जिन जिन कॉन्सेप्ट्स के साथ मैं काम करती हूँ उनका मकसद ही ये है कि लोगों को एम्पावर किया जाए, so that they can take care of themselves, they can take responsibility for their own growth and development. तो उसमें ऐसा नहीं है कि हम लोगों को सर्व कर दें नॉलेज और लर्निंग एंड दैट्स इट, ऐसा नहीं है। उनको इमोशनल इंटेलिजेंस इसीलिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि हम जो पर्सपेक्टिव उसमें हम डालना चाहते हैं वो यही है कि लोग एक कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट के प्रोसेस के अंदर इंगेज हो। जो अगर एक एंगेजमेंट, एक प्रोग्राम, एक लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, एक टीम बिल्डिंग प्रोग्राम, वो जब खत्म भी हो जाता है फिर भी वो जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो ना रुके। सो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर एम्पावरिंग इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, कि हम लोगों को अपनी लर्निंग को कंटिन्यू करने के लिए एम्पावर करें। तो उसमें ऐसे नहीं है कि वो जो नॉलेज मेरे पास है वो उसको मैं छुपा के रखूं या उसको मैं बचा के रखूं कि किसी को पता ना चल जाए, ऐसा नहीं है। इट्स ओपन, whatever knowledge I share with people, I do it so that they can use it
for the rest of their lives in order to engage in a continuous growth process. और ऐसा नहीं है कि वो जितनी देर तक उस प्रोग्राम में इन्वॉल्व हैं तब तक उनकी ग्रोथ हो और उसके बाद वो रुक जाए, फिर हमने उसका मतलब है कि हमने लोगों को एम्पावर नहीं किया। तो एम्पावर का मतलब यही है कि आप पावर लोगों के अंदर उनको दें कि वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लें अपनी लर्निंग और ग्रोथ के लिए, और जो लोग उनके इर्द गिर्द हैं उनकी लर्निंग और ग्रोथ के लिए। सही सही। What is next for you, Sadia? नेक्स्ट फॉर मी, देखिए अभी तो मैं काम कर रही हूँ, अभी मैं एडजस्ट हो रही हूँ। अभी मुझे वापस आए ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है, लेकिन ये 1 साल काफी चैलेंजिंग था हम सबके लिए एज अ फैमिली, क्योंकि वापस आना, एडजस्ट करना, सर्कमस्टांसेस, एनवायरनमेंट, वेदर, एवरीथिंग, हर चीज के साथ एडजस्ट करना हमें काफी चैलेंजिंग लगा। लाइफस्टाइल यहाँ पे बहुत डिफरेंट है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। 8 साल वहां पर रहने के बाद यहाँ पर चीजों के साथ दोबारा से अलाइन होने में काफी टाइम लगा हमें। तो अभी एज अ सेट कि मैंने अपनी जॉब जो है वो फरवरी में स्टार्ट की थी, तो अभी तो मैं उसी पे फोकस कर रही हूँ और उसी में आई एम लर्निंग अ लॉट। और यही लर्निंग एंड डेवलपमेंट वो मेरा पैशन है और उसी में मैं कंटिन्यू करना चाहूंगी, यही मेरा फ्यूचर प्लान है। गुड टू नो दैट। मैं खुद भी लर्निंग एंड डेवलपमेंट से मेरा ताल्लुक है, एंड इट्स सो गुड टू नो टू हैव समबडी लाइक माइंडेड एंड वर्किंग इन द सेम फील्ड, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड ईज। आप सादिया, हम आपका जो है एक्सपीरियंस भी सारा सुन रहे थे, और आपने तो बताया चैलेंजेस दोनों मुल्कों के क्या थे और एडजस्टमेंट थी। आपको क्या लगता है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटर्स या मेंटोर्स एंड फीमेल मेंटरिंग क्लब्स, कितनी जरूरी है, और अगर ये होते हैं तो आपकी लाइफ में क्या फर्क पड़ता है, या क्या क्या चीजें होती जो आप नहीं करती अगर आपको पता होता तो पहले से? देखिए मेंटरिंग तो बहुत इम्पोर्टेंट है, खास तौर से प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर आप देखें तो जब जो लोग नया कोई भी काम स्टार्ट करते हैं उनको जो भी गाइडेंस है वो बहुत बेहतर तरीके से मिल सकती है अगर मेंटरिंग या मेंटर प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हों, यूनिवर्सिटी स्कूल्स के अंदर हों, तो एक आपको स्मूथ स्टार्ट मिल सकता है एज अ न्यू कमर टू एनी फील्ड। तो उसमें मेंटरिंग जो है आई फील इट्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, और मेंटरिंग क्लब्स जरूर होने चाहिए। और उसमें वही बात है कि ये नहीं होता सिर्फ कि जो मेंटी है वो मेंटर से सीखते हैं, इट्स अ टू वे प्रोसेस। तो जब दो डिफरेंट, चाहे वो दो डिफरेंट जनरेशंस हों या दो डिफरेंट लोग आपस में काम कर रहे हो, तो इसमें टू वे लर्निंग होती है। जो जो मेंटर्स होते हैं वो भी मेंटीज से कुछ ना कुछ जरूर सीखते हैं, क्योंकि वो एक नया पर्सपेक्टिव, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव, एक फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर आ रहे होते हैं। और ऑन द अदर हैंड जो मेंटी हैं वो तो डेफिनेटली मेंटर के एक्सपीरियंस से, उनकी जो भी लाइफ लॉन्ग लर्निंग्स रही हुई होती हैं उनसे डेफिनेटली बहुत सीख सकते हैं। प्लीज आपका मैसेज क्या होगा सादिया, क्या कहना चाहेंगी ख्वातीन को? इफ देयर एनीथिंग यू वांट टू टेल देम? देखिए मैं लेडीज जेंट्स हर एक के लिए मेरा मैसेज यही है कि सबसे ज्यादा टाइम हम खुद अपने साथ गुजारते हैं दुनिया में, और किसी के साथ हम इतना टाइम नहीं गुजारते जितना टाइम हम अपने साथ गुजारते हैं। तो इसलिए वी मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आवर ओन लाइव्स, आवर ओन हैप्पीनेस, आवर ओन पीस ऑफ माइंड। ये पावर आप किसी और के हाथ में ना दें, कीप इट अपने पास रखें कि मेरी खुशी, मेरा सुकून, मेरी डेवलपमेंट वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड आई हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। और उसमें सेल्फ केयर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अपने बारे में भी सोचना, खास तौर से एज लेडीज हमारा ज्यादातर फोकस जो है वो दूसरों के बारे में होता है। पेरेंट्स हैं, बहन भाई हैं, बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, इन लॉज हैं, सबको खुश रखने के चक्कर में अक्सर हम अपने आप को कहीं भूल जाते हैं, पीछे पीछे छोड़ देते हैं। तो इस चीज को मेरा मैसेज यही है कि टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर ओन लाइफ, फॉर योर ओन हैप्पीनेस एंड फॉर योर ओन पीस ऑफ माइंड, बिकॉज प्रोबेबली दूसरा कोई आपके लिए ये नहीं करेगा।
ठीक है, थैंक यू सो मच सादिया, बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम। आई नो 3-4 घंटे का डिफरेंस है, बट स्टिल यू टुक आउट टाइम। थैंक यू सो मच, इट्स सच अ प्लेजर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन। लेट्स स्टे इन टच, और आपका जो भी फीडबैक होगा तो वी डेफिनेटली शेयर इट विद यू। बट वंस अगेन थैंक यू so much for your precious time and knowledge. No problem, Bisma. Thank you very much for inviting me. It was very nice chatting with you. Or yeah, we will definitely keep in touch, inshallah. Inshallah.